The Enlightened Academy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ग्राउंड जीरो कोर्स। मेरा नाम है धीरज और आप मुझे देख रहे हैं द एनलाइटेंड एकेडमी के चैनल पर। एनसीईआरटी की ग्राउंड जीरो कोर्स में अभी तक हमने टोटल 6 एपिसोड्स कवर कर लिए हैं। ये सभी के सभी 6 एपिसोड्स इंडियन पॉलिटी, सिविक्स या फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पर आधारित है। जिस थीम को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डाइवर्सिटी का थीम है और डाइवर्सिटी के थीम में आज की क्लास आखिरी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को, जो डिस्कस करता है सेक्युलरिज्म के बारे में, यानी पंथ निरपेक्षता के बारे में, यानी धर्म निरपेक्षता के बारे में। क्विकली हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आपको पता होना चाहिए जो हम थीम कवर कर रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक फाउंडेशन एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हमने क्लास 6 के 2 चैप्टर, क्लास 7 के 3 चैप्टर, क्लास 8 के 1 चैप्टर अभी तक कवर कर लिए हैं और क्लास 8 में ही हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम क्लास 9 के चैप्टर 1 को कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली डेमोक्रेटिक फाउंडेशन की बात करी जाएगी। ठीक है, आज का जो क्लास है वो इस चैप्टर पर आधारित है, चैप्टर 2, जिसमें बात करी जाएगी सेक्युलरिज्म के बारे में, यानी पंथ निरपेक्षता के बारे में। आप जैसा जानते हैं कि हम चैप्टर्स की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन से करते हैं जो इंडिया में बहुत सारे आयोगों के द्वारा यानी कमीशंस के द्वारा पूछे गए हैं, जो इस चैप्टर पर आधारित है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहें तो सेक्युलरिज्म की टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में और अदर स्टेट सर्विसेज में। हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसे देखिए और एनसीईआरटी से आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, जिससे आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 64th बीपीएससी प्रीलिम का। सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। पहली बात तो यह कि चैप्टर का नाम ही है सेक्युलर, ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्ष, और सोशलिस्ट समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इस चैप्टर से इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है इसलिए क्योंकि ये इस क्वेश्चन में सेक्युलरिज्म की बात करी जाती है। भारत का संविधान या फिर भारत एज अ कंट्री सेक्युलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इसका अर्थ क्या होता है वो तो हम चैप्टर में समझेंगे ही, लेकिन भारत के संविधान में इस बात का जिक्र है कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है। ठीक है, ये जो फीचर्स है हमारे देश की, उस देश के बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाह रहा है कि संविधान में यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड किया गया। क्या 1950 में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय ये 2 वर्ड्स वहां पे थे? आंसर इज नो, उस समय नहीं थे। लेकिन संविधान के अंदर जो बहुत सारे प्रोविजन थे उसमें इन दोनों चीजों की बातें कही गई थी, इसलिए चाहे वो बात लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो, इंडिया एक सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री रही है जब से संविधान बना है तब से। लेकिन संविधान में ये 2 वर्ड ऐड नहीं किए गए थे, इसको बाद में ऐड किया गया। ये ऐड किया गया 42वां संविधान संशोधन करके, यानी संविधान को चेंज करके। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। तो 1976 का भी आपसे ईयर भी पूछ लेगा तो आपको ईयर भी बताना है। संविधान में इसको ऐड किया गया और इसको ऐड कहां किया गया? जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, वहां पे इसको ऐड किया गया। प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और वो है 42nd अमेंडमेंट, जिससे 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। बस यही 3 वर्ड चेंज किए गए थे, चेंज भी नहीं किए गए थे, ऐड किए गए थे। और इसके बाद प्रियम्बल में किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो आपसे आगे चल करके ये भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में कब ऐड किया गया, किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया, क्या संविधान बनते समय ये सारे शब्द वहां पे मौजूद थे? तो आंसर है नहीं। लेकिन अगर बोला जाए कि क्या इनकी फिलॉसफी संविधान में संविधान बनने के बाद से ही है, आंसर होगा हाँ, बिल्कुल थी। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वर्ड सेकुलर वाज एडेड इन द प्रियम्बल, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको पूछा है राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम एग्जामिनेशन में। आंसर आपका सेम ही होगा, 42nd। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following words was or were added to the preamble by the 42nd amendment? अब ये बोला जा रहा है कि इन सभी में से कौन से वो शब्द हैं जिसको जोड़ा गया। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेकुलर ऐड किया गया, सोशलिस्ट ऐड किया गया, इंटीग्रिटी ऐड किया गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी तीनों ऐड किया गया 42वां संविधान संशोधन करके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट 2016 का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28। वो अलग बात है कि एनसीईआरटी में आर्टिकल्स के नंबर से इस बात को नहीं बताया गया है, लेकिन
इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक के जो कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट की चर्चा इस एनसीईआरटी के जो चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 उसमें जरूर करा गया है, लेकिन ये नंबर नहीं लिखा गया है। लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, यानी आर्टिकल 25 से 28। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है हम उसकी चर्चा करेंगे चैप्टर में, लेकिन फिलहाल आप इसका बस आंसर देखिए कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी जाती है, जो भारत के संविधान में मेंशन किया गया है, वो भी फंडामेंटल राइट के तहत, कि एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, या अपने रिलीजन से त्याग लेने के लिए, दूसरे के रिलीजन को अपनाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए उनको स्वतंत्रता दी गई है। किसको? भारत के हर एक नागरिक को यह स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में इसकी चर्चा भी की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? अब ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ 2017 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 से मिल जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर चैप्टर पढ़ने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है? यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा? इन द इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इंप्लाइज दैट। अब देखिए एनसीईआरटी की जो क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 है, वहां से यूपीएससी के 2007 का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर वहां पे ही मिलेगा कि सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे आंसर। विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन प्रस्तावना पे क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका आंसर एनसीईआरटी से तो नहीं बनेगा, लेकिन जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, जो आगे चल करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है या नहीं, इसको लेकर के बहुत ही बड़ा कंफ्लिक्ट था। जैसे संविधान बना उस समय से ये कंफ्लिक्ट शुरू हो गया, और इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में केसेस चले गए। कोर्ट में केसेस जाने के बाद फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि भैया प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल इंडिकेट करता है कि वो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय 44th, नहीं, 42nd में ऐड किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ओनली 1, क्योंकि प्रियम्बल इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स तो नहीं करता है, लेकिन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या उसकी आप कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर शो करता है। ठीक है, तो इसकी अब अगर इसको आपको समझना है कि ये कौन से कोर्ट केसेस से आए हैं, एग्जैक्टली प्रियम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या, वो किस तरीके से हमारे संविधान का पार्ट बना, और उसके बाद उसमें कैसे अमेंडमेंट हुए, उसको कोर्ट्स ने कैसे इंटरप्रेट किए, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको पूरे डिटेल में देख सकते हैं। सभी कोर्ट केसेस के बारे में वहां पे जिक्र किया गया है, और एग्जाम अगर आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। सो उस पर्टिकुलर एक वीडियो से आपको अगर प्रियम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके इतर अगर आप इंडियन पॉलिटी की क्लास करना चाहते हैं तो आप स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप पे, जो इनलाइटेंड एकेडमी है और स्टडीप्लेक्सिटी है, वो हमारी ही एक कंपनी है जिसमें मैं ही पढ़ाता हूं, इसलिए अगर आप स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप पे विजिट करना चाहते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे प्रियम्बल टू पावर नाम से कोर्स है, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी की टोटल A to Z पीटी और मेंस इन दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें 150 आवर्स की क्लास कराई जाएगी और चल भी रही है, जिसमें गवर्नेंस का जो पार्ट है वो इंक्लूडेड है। इसलिए अगर आप इंडियन पॉलिटी पूरे डिटेल में करना चाहते हैं तो आप स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप से प्रियम्बल टू पावर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे साथ आप इंडियन पॉलिटी को पूरे डिटेल में मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने डिटेल में मैं इंडियन पॉलिटी कवर कराता हूं। आप जाकर के वहां पे सैंपल वीडियोस देखेंगे। अगर आप आईएएस चैनल पे है, स्टडीप्लेक्सिटी के आईएएस चैनल पे आप सब्सक्राइबर हैं और नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ सैंपल वीडियोस यानी डेमो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उससे चेकआउट कर सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, उसकी डेप्थ, उसकी अंडरस्टैंडिंग या फिर उसकी एनालिसिस क्या है। और उसके देखने के बाद ही अगर आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटी आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रियम्बल टू पावर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपीज में। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। अब मेंस में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड सेकुलर। सेकुलर वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है आपके प्रियम्बल में? प्रियम्बल में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तो ये समझना है कि सेकुलर वर्ड का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है। और इस पर्टिकुलर आंसर को जब आप लिखने जाएंगे तो क्लास 8 की एनसीईआरटी आपको काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान भाषा में दिया हुआ है कि सेकुलर का मतलब भारत संविधान में क्या है। ठीक है, वहां पे प्रियम्बल नहीं लिखा हुआ है, अलग बात है एनसीईआरटी में, लेकिन संविधान लिखा हुआ है। तो संविधान में
प्रियम्बल होने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, अर्थ क्या है, ये पूरा आपको एनसीईआरटी बताता है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके आंसर लिखने के लिए एनसीईआरटी हेल्प कर देगी आराम से। ये 2012 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म? बिल्कुल इसका भी आंसर आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, जहां से आप आराम से एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं। एंड एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों रेलेवेंट है, इसके भी आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। बाकी आप और भी जो चीजें हैं न्यूज़पेपर्स, वहां से भी चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी तो जरूर दे देगी। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के 2016 का क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एज इंस्क्रिप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप खुद देख रहे हैं कि यूपीएससी के मेंस में बार बार लगातार हर 1-2 साल छोड़ छाड़ के हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक कि बीपीएससी में, यहां तक कि जेपीएससी में, यूपी पीसीएस में, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मेंस में सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में, जिस भारत को आज आप देख रहे हैं, उस भारत में सेक्युलरिज्म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जिस तरीके से रिलीजन के नाम पर पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण बढ़ता चला जा रहा है, किस तरीके से स्टेट एक रिलीजन को ज्यादा फेवर कर रही है और एक रिलीजन को फेवर करते हुए दूसरे रिलीजन को प्रोसिक्यूट करती है। आप इलेक्शन के जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के गलियारों में, चुनाव प्रचारों में ये सारी चीजों को देखते हैं। इसके बाद जब स्टेट पावर में भी आ जाती है तो आपको ये दिखेगा कि सेक्युलरिज्म होने के बावजूद भी स्टेट किसी एक रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, और यही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। और क्यों ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो आपको अभी तुरंत एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर से पता चल जाएगा। ठीक है, और यहां पे ये जो लिखा हुआ है कि डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है, तो इसी एनसीईआरटी में ही अमेरिका, फ्रांस का एग्जाम्पल लेकर के इंडिया की सेक्युलरिज्म किस तरीके से वहां से अलग है वो भी बताया गया है। तो आपको इसका एक बहुत बड़ा इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, जो इसके आंसर्स लिखने के लिए बहुत बड़ा फॉर्डर आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं। हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म? ये 2018 का क्वेश्चन है, अगेन यूपीएससी। डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, डिस्कस। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर करना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इंडियाज इंप्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड नॉट द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। ये जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। सो डू यू एग्री, गिव आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ योर आंसर। सो बेसिकली बात ये है कि पीटी के लिए तो रेलेवेंट है ही, लेकिन मेंस के लिए सेक्युलरिज्म की टॉपिक और क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मेंस के आंसर लिखने जाते हैं। इसलिए इस पूरे क्लास को आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो मेंस में ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, वो किस तरीके से हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है 2020 का, इंडियन सेक्युलरिज्म इज अ मल्टी वैल्यू अरेंजमेंट वेयर द स्टेट शोज इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल रिलीजन। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं आज इस चैप्टर को। ये चैप्टर आपको धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, और इधर भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है यानी सेक्युलरिज्म है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से कितना अलग है और क्यों अलग है, ये सारी बातें हम समझेंगे आज के चैप्टर में। चैप्टर की जो शुरुआत है वो एक आपको इमेजिनेशन से कराने की कोशिश की जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, कीजिए कल्पना, बिल्कुल कीजिए, और अमेरिका के किसी भाग में रहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप हिंदू हैं, मान लेते हैं कि आप मुस्लिम हैं, दोनों में से कुछ भी है, और आप अमेरिका के किसी कोने में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी यानी क्रिश्चियन कट्टरपंथी, ठीक है, ईसाई यानी क्रिश्चियन लोग हैं, और वो भी बहुत ही ज्यादा क्या है, रेडिकल है। कट्टरपंथी में रेडिकल है, बहुत ताकतवर है, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको किराए का मकान कोई नहीं देना चाहता। आप अमेरिका के नागरिक हैं और आपको मकान नहीं मिलता है, जैसा हमने अभी प्रीवियस एनसीईआरटी में भी देखा था कि भारत देश के अंदर भी जो एक अंसारी, मिस्टर अंसारी का जो एक एग्जांपल लिया गया था, जिन्हें मुंबई में फ्लैट लेना था और उनको नहीं मिल रहा था, लोग उनको नहीं दे रहे थे, कुछ ना कुछ बहाना बना रहे थे। ठीक है, कैसे आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करते हैं और जवाब में आपको यह कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, जबकि नागरिकता आपकी वहीं की है। समझ रहे हैं आप बात को? आप रिलेट भी कर रहे होंगे, बिल्कुल। ठीक है, आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है।
एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरीके से बर्ताव किया जाएगा, याद रखिएगा। तब उनको कैसा लगेगा? वो बोलेंगे बात भाई ऑब्वियसली उनको खराब लगेगा, क्योंकि अब उनके धर्म की बात है, ठीक है। या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा तो आप ये कह सकते हैं कि बात ही गलत है कि कोई एक डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप किसी माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है, उसको इक्वालिटी नहीं दे रहा है, उसके साथ प्रताड़ना कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस गलत के खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये दूसरा हो सकता है। या फिर आप ये, ठीक है, इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुन करके इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब आप पे पड़ेगी तो आप भी ऐसे ही सोचेंगे। जब आप दुबई चले जाएंगे, एक हिंदू होकर के दुबई चले जाएंगे और वहां पे कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको भी ऐसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। यह सोच, यह मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। और जब आप इस संघर्ष के लिए निकलते हैं तो इस संघर्ष के पीछे का जो साइकोलॉजी है, बैकड्रॉप में साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि जो वर्चस्व है धर्म के आधार पर, धर्म से संबंधित किसी भी तरीके का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है और यही बेसिकली सेक्युलरिज्म की फाउंडेशन है। इस अध्याय में हम इसी की बात चर्चा करेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमने तो अभी पढ़ ही लिया है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो हमने देख ही लिया, लड़का लड़की में भेदभाव है, जात पात पे भेदभाव है, धर्म के नाम पे भेदभाव है, ठीक है, कलर पे भेदभाव है, गोरा काला पे भेदभाव है, और ना जाने आपके विचार और दूसरे के विचार पे भेदभाव है, ठीक है, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन पे भेदभाव है। भेदभाव तो आप देख ही रहे हैं, और इतिहास में ऐसे भेदभाव कहीं गुना ज्यादा अधिक हुआ करते थे, जहां पे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे प्रताड़नाएं होती थी, भेदभाव होता था, प्रिजुडिस डेवलप किए जाते थे। ये सारी चीजें आपने अभी पढ़ रखी है क्लास 7 और क्लास 6 के एनसीईआरटी को जो हमने कराया है प्रीवियस क्लासेस में, आपने वहां पे पढ़ रखा है। डिस्क्रिमिनेशन देखा है, एक्सक्लूजन देखा है, मतलब है कि आपको आपके ही देश में बहुत सारी चीजों से एक्सक्लूड किया जाएगा। एंड परसिक्यूशन देखा है कि हो सकता है कि वो एक स्टेप और आगे चला जाए और आपको अपने समाज से, उस गलियारे से, उस गली से, चौराहे से, उस मोहल्ले से, उस राज्य से, उस देश से ही परसिक्यूट करके भेज दिया जाए। हाँ या ना? अनेकों उदाहरण आपको इतिहास के पन्नों में देखने को मिले होंगे, जानते भी हैं आप, आपको पता भी होगा। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में, आप जानते हैं हिटलर एक तानाशाह था हिटलर, और हिटलर ने अपने शासन में बैठने के लिए, क्योंकि वो शासन का, ताकत की, सत्ता का भूखा इंसान था, उसने रिलीजन को अपना टूल बनाया। उसने देखा कि भैया यहूदियों को यानी ज्यूज को हम क्या करेंगे? परसिक्यूट करेंगे। आप जान रहे हैं यहूदियों को किस तरीके से अत्याचार किया, और उन्होंने ज्यूज को देखते हुए गैस चैम्बर में डाले, हजारों लोगों को जिंदा जला डाला, मार डाला। आपको सब कुछ पता है कि किस तरीके का जेनोसाइड देखने को मिला हिटलर के केस में जर्मनी में। तो जब सत्ता के भूखे लोग होते हैं, सत्ता पे बैठ करके अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने दोस्तों की को फायदा पहुंचाते हैं और अपने इंटरेस्ट को जब सर्व करते हैं, तो उनको चाहिए होता है कोई टूल, जिस टूल का इस्तेमाल करके वो समाज में बंटवारा करके मस्त बिजी हो करके इंजॉय करते रहे। और ऐसा अक्सर इस तरीके की टेंडेंसी आपको देश दुनिया कहीं पर भी देखने को मिले, आप समझ लीजिए कि वो जो सत्ता पे बैठा हुआ लोग है वो तानाशाह है और कुछ नहीं। वो बस एक टूल पकड़ करके, एक टूल को उठा करके जिससे आपकी इमोशंस जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, उसके तार को छेड़ करके आपको जो मेन इश्यूज हैं जैसे शिक्षा, हेल्थ, इन सभी चीजों से दूर करके सिर्फ करप्शन का एक खेल, भ्रष्टाचार का खेल, और अपने पूरे देश के टैक्स के पैसे को लूट करके अपने आप को ताकतवर बना करके नशे में चूर होकर के तानाशाही करने निकल जाते हैं। तो समझ जाइए, अगर ऐसा कर रहे हैं कोई लोग तो वो तानाशाह है और कुछ नहीं है। इसको आपको समझना होगा और समझते भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी इमोशन थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है तब आप मेन चीजों से फोकस हटा करके आप ऐसे जगहों पे चले जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का, और स्पेशली गोदी मीडिया का, जो आपको रियल इश्यूज से हटा करके हर चीज में धर्म को घुसा करके बांटने का काम किया जाएगा। इस तरीके से चीजें करी जाती है। धर्म हो सकता है वो चीज, राष्ट्रवाद हो सकता है, नेशनलिज्म, जहां पे पाकिस्तान और चाइना के गेम खेले जा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। तो जब कभी भी ऐसे टूल्स
यूज किए जाए तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि समथिंग इज फिशी, इस चीज के बैकग्राउंड में आप ही को लूटा जा रहा है, आप ही के टैक्स के पैसे को लूटा जा रहा है और आप ही को सप्रेस किया जा रहा है और आप ही के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हिटलर ने भी यहूदियों को टारगेट करके उनके साथ बहुत अन्याय किया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में, और अब आज के डेट में इजराइल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इजराइल में कौन है? यहूदी। यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो जस्ट उल्टा हो गया। तो एक टाइम पे जो चीज यहूदियों के साथ हिटलर ने जर्मनी में किया था, आज वही इजराइल आप देख रहे होंगे न्यूज में कि मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, पैलेस्टीनियंस के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से जेनोसाइड कर रहे हैं और ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चे को मार गिरा रहे हैं। ये चीज जब होता है तो इससे समझ में आता है कि कोई तानाशाह बैठ गया है, डिक्टेटर बैठ गया है, जो अपने ही देश को बर्बाद करने निकला है, सिर्फ इस नशे में कि वो अपने सत्ता को बचा सके और सत्ता पे रह करके पैसे को लूट सके, सबको डिस्ट्रैक्ट करके रख सके और उस फायदा किसी जनता को ना दे करके अपने साथी संबंधियों को देना शुरू कर दे। सही बात है। सऊदी अरब में गैर मुसलमान को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। सेम हालत है सऊदी अरेबिया में कि वहां पे अगर जो मुसलमान नहीं है वो मंदिर नहीं बना सकते, गिरजाघर नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन खैर आज तो बहुत लिबरल हो गया क्योंकि ये बुक 2006 में लिखा हुआ है, तो उस टाइम के कंपैरिजन में आज अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ गया है। ठीक है, ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। ये सारी चीजें, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं, तो क्या है कि धर्म के नाम पर किस तरीके से क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है, बेदखली की जाती है, अत्याचार किया जाता है। इन सभी उदाहरणों में से धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या तो उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब, ये तो चलिए होगा ही, एक डोमिनेंट ग्रुप है वो अपने जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उसके साथ अत्याचार करेंगे, और ये चीज नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, जब बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर किसी राज्य यानी स्टेट जो स्टेट होता है यानी जो सरकारें होती है वो किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता दे दे। यानी स्टेट जो है यानी अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को एक रिलीजियस मान्यता दे दे या उसे एक पर्टिकुलर रिलीजन से आइडेंटिफाई कर दे। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, यहां इंडिया में भी डिमांड करी जाती है कि इसे क्या बना देना चाहिए? हिंदू राष्ट्र। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के नुकसान किसको झेलने पड़ेंगे आने वाले समय में। ठीक है, धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता है, और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव किया सकता है? भारत में क्या राज्य धर्म के राज्य यानी राज्य जो है यानी स्टेट है, धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सेकुलरिज्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या भारत धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव कर सकता है? यानी भारत राज्य कर सकता है? कर सकता है। अगर जो स्टेट में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो किसी एक रिलीजन को एफिलिएट करते हैं, एक रिलीजन को बढ़ावा देते हैं, एक रिलीजियस आइडियोलॉजी से ड्राइव करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्टेट एक सेकुलर स्टेट है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है, आपको भी पता है। In the previous chapter you read about how the Indian Constitution contain fundamental right. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि फंडामेंटल राइट कैसे that protect us, और ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है that protect us against the state power, फंडामेंटल राइट, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, अधिकार ना केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं। मौलिक अधिकार किसके अगेंस्ट होते हैं? स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। किसकी सत्ता से बचाते हैं? राज्य की सत्ता से बचाते हैं। बल्कि बहुमत की निरंकुशता जो मेजोरिटी है, एज वेल एज द अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी की टायरनी है उससे भी बचाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अस द फ्रीडम टू लिव बाय। ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है और दोबारा वो पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट, फंडामेंटल जो राइट है वो हमें स्टेट के अगेंस्ट है। क्वेश्चन क्या था? फंडामेंटल राइट एक्ट अगेंस्ट द स्टेट। किसके अगेंस्ट काम करता है? किसी लोगों के अगेंस्ट नहीं, सरकार के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट काम करता है। फंडामेंटल राइट हमें स्टेट के पावर से भी बचाता है और हमेशा मेजोरिटी की टायरनी से भी बचाता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? सॉल्यूशन ये है कि भारत का संविधान
अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, हर एक व्यक्ति को अलाउ करता है कि वो अपने रिलीजियस मान्यताओं के साथ, जो भी आपकी रिलीजियस मान्यता है, अगर आप हिंदू हैं वेल एंड गुड, अगर आप मुस्लिम हैं तब भी वेल एंड गुड, आपकी जो भी रिलीजियस मान्यताएं हैं आप अपनी रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के साथ जी सकते हैं। इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस, और वो जैसे भी इंटरप्रेट करे, सिर्फ अपने रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के साथ नहीं जी सकते, प्लस जो भी वो रिलीजियस बिलीफ मानते हैं, जो भी अपनी धार्मिक आस्थाएं को मानते हैं, उसको वो जिस तरीके से चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसी के बाप दादा ने कुछ बता दिया है कि तुम्हें अपने धर्म को इस तरीके से ही इंटरप्रेट करना है तो तुम ऐसे ही इंटरप्रेट करोगे। हर एक आदमी के पास ये अधिकार है कि वो जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म की आस्थाओं को मानता है, जिस धर्म के चीजों को प्रैक्टिस करता है, वो उस धर्म को इंटरप्रेट भी अपने हिसाब से कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई रिलीजन को त्याग ही देता है और एथिस्ट बन जाता है भगत सिंह की तरह, तो उन्हें भी अधिकार है कि वो बिना रिलीजन के भी जिए और सभी रिलीजन का सम्मान भी करे। क्लियर है? अगर कोई चाहता है कि अपने रिलीजन से वो नाखुश है तो वो अपने रिलीजन को बदल भी सकता है, और यही चीज दी हुई है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में, जिसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है, और यही अधिकार दिया गया है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे 3 बातें लिखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल को द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस एंड द इंटरप्रिटेशन ठीक है, धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी तरह छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा है। यानी स्टेट और रिलीजन ये दोनों हमेशा अलग रहेंगे, ये सेपरेटेड रहेंगे। क्लियर है? इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन। पावर ऑफ रिलीजन को पावर ऑफ स्टेट से अलग रखना है, और सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसका अर्थ जो अभी क्वेश्चन आपने देखा कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि एक कंट्री तभी सेकुलर हो सकती है, पंथ निरपेक्ष हो सकती है, जब राज्य यानी सरकारें यानी स्टेट अपने आप को रिलीजन से दूर रखे। वो अलग बात है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब आज आप 2014 के बाद का भारत देखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि स्टेट रिलीजन को पैट्रोनाइज करने लग गया। स्टेट पे जो बैठे हुए लोग हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करते हैं, और ये बोलने वाली बात नहीं है। जब कभी भी चुनाव होगा आपको समझ में आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम का गेम शुरू हो जाएगा। चाहे देश में कुछ भी हो जाए, ये हिंदू मुस्लिम का गेम हमेशा गोदी मीडिया पे चलता रहेगा। ठीक है, जिससे लोगों को बांट दिया जाता है, लेकिन इससे अंत में होता क्या है, फंडामेंटल राइट जो लोगों का मिला हुआ है, जो संविधान आपको गारंटी देता है, संविधान जो गारंटी आपको देता है उस गारंटी की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Why it is important to separate religion? अब आपके भी मन में सवाल उठेगा, बहुत लोग होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो या क्लास, तो वो ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या दिक्कत है, सरकार पे बैठे हुए लोग एक धर्म को बहुत प्रोपगेट कर रहे हैं, मंदिरों के उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, और एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, चुनाव में धर्म के नाम पर पोलराइजेशन कर रहे हैं जो उस पार्टी से संबंधित है। अगर वो लोग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अब इसका आंसर है क्यों स्टेट को रिलीजन से अलग रहना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे भाई पाकिस्तान तो देखो रिलीजन के साथ, अपने स्टेट को रिलीजन के साथ रखा हुआ था, पाकिस्तान की हालत भी देख लीजिए। समझ रहे? सो क्यों जरूरी है स्टेट को रिलीजन से दूर रखना, इसका आंसर आपको यहां मिलेगा। As discussed above, the most important aspect of secularism is the separation of religion from state power. ये तो आप समझ चुके हैं। This is important for a country to function democratically. पहली चीज क्या है, अगर एक देश को डेमोक्रेटिक देश रखना है, लोकतांत्रिक रखना है, तो स्टेट को रिलीजन से अलग रखना होगा। क्लियर है? और आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको भी पता है कि 25 जुलाई 2026 को भारत देश ने अपने लोकतंत्र को एक बार वापस हासिल किया है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करवा करके। जैसा कंगना दीदी 2014 में कहा करती थी कि देश आजाद हुआ है 2014 में, शायद कंगना दीदी तो कुछ भी उलूल जुलूल बोलती है, सुबह में कुछ बोलेगी, शाम में कुछ बोलेगी, उनकी बातों का तो आपको भी पता है ना, सर है ना पैर है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बीपीएल है। लेकिन आप ये जानते हैं कि 25 जुलाई 2026 को भारत एक बार फिर से आजाद हुआ है। किस चीज से आजाद हुआ है? डर से आजाद हुआ है। किस चीज से आजाद हुआ है? हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर पोलराइजेशन से आजाद हुआ है, गोदी मीडिया के फैलाए हुए जहर से आजाद हुआ है।
ठीक है, अपने अधिकारों को लड़ने की जो शक्ति है उसको वापस रिगेन करके आजादी ली गई है। सरकार से सवाल पूछने की शक्ति को वापस लिया गया है जो अंग्रेजों के समय नहीं थी लोगों के पास। ये एक आजादी मिली है 25 जुलाई 2026 को, यानी देश एक बार फिर से लोकतांत्रिक हो गया है। यानी लोगों की आवाज, जिसको दबा दिया जाता था, जिसको अनसुना कर दिया जाता था, जिसको इग्नोर कर दिया जाता था, उस लोकतंत्र को एक बार फिर से जिंदा किया है कॉकरोच जनता पार्टी और भारत के जेनजी ने। इसलिए अगर एक देश को लोकतांत्रिक रखना है तो उसके लिए इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। एक पहली चीज तो यही करने की जरूरत है कि राज्य को यानी स्टेट को हमेशा रिलीजन से दूर रखा जाए, और जो सत्ता में बैठे हैं लोग उनको दूर रखा जाए। जो सत्ता में नहीं है वो अपने पास रिलीजन रखे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये आपको एज अ जनता इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग रहे, तभी जो लोकतंत्र को 25 जुलाई 2026 को वापस रीगेन किया है वो उसको मेंटेन रखा जाए। और अगर स्टेट और रिलीजन एक बार फिर से साथ आ गए या साथ हैं ही अभी तक, और इसको अगर साथ करने की कोशिश की जाएगी तो जो लोकतंत्र अभी मिली है वो उसको जाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि अगर किसी देश को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है तो हमें स्टेट और रिलीजन को अलग रखना होगा। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन। दुनिया में हर देश, आपको भी पता है, सभी देशों में एक से अधिक धर्म के लोग वहां पे निवास करते हैं, रहते हैं, वहां की नागरिकता लेकर के बैठे हुए हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप, अब उसी रिलीजियस ग्रुप के अंदर देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप एक ऐसा होगा दैट इज इन मेजोरिटी। ऑब्वियस बात है, भारत में भी हिंदू मेजोरिटी में है, उसी तरीके से पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक धर्म तो मेजोरिटी, एक नंबर भी बढ़ जाए तो मेजोरिटी ही होगा, ठीक है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू द स्पेस पावर, और अगर उस मेजोरिटी ग्रुप को एक्सेस मिल जाता है स्टेट पावर का, जो आप इंडिया के केस में तो हर दिन देखते हैं कि किस तरीके से जो रिलीजियस ग्रुप है वो धर्म के नाम पर कितनी प्रताड़नाएं, किसी को पीट देना, किसी को मार देना, किसी को गाली दे देना, किसी को गाड़ी चढ़ा देना और धर्म के स्लोगन्स को बता देना, और सोचते हैं कि ये स्लोगन बता दिया है तो इसका मतलब है ये मेरे लिए क्या है, एक स्केपिंग टिकट है। अब हम किसी पे गाड़ियां चढ़ा दे, किसी को जान से मार दे, लेकिन हमने ये रिलीजन का स्लोगन दे दिया है। तो स्लोगन देने से प्रॉब्लम नहीं है, जो कानून है उसके तहत आपको सजा मिलेगी, लेकिन ये स्लोगन दे देने का मतलब होता है कि स्टेट इस रिलीजियस ग्रुप को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए वो नाम लेता है गाड़ी चढ़ाने के बाद भी दारू के नशे में और किसी भी चीज के नशे में, आपको भी पता है। देन इट कुड क्वाइट इजिली टू यूज द पावर and state financial resources to discriminate against and persecute person of other religion। तो ऐसे जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप के लोग होते हैं, इनफ्रिंज एलिमेंट होते हैं, वो इस धर्म के टिकट को यूज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि रिलीजियस ग्रुप के पास स्टेट की शक्तियां हैं, और स्टेट की शक्तियां होना या उनकी छत्र छाया होना उनको ये लाइसेंस दे देता है कि वो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दे। भारत के संविधान के तहत पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों की हर दिन धज्जियां उड़ा दे, ये उनको अधिकार मिल जाता है क्योंकि स्टेट ने किसी रिलीजन को एफिलिएट कर रखा है या उनको संरक्षण दे रखा है, ठीक है। दिस टायरनी, और जब भी ऐसी चीजें होती है तो वो कुछ नहीं होता है, वो टायरनी होती है, निरंकुशता होती है ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। और इसी निरंकुशता से यानी टायरनी से डिस्क्रिमिनेशन का जन्म होता है, कोएर्सन का जन्म होता है, कोएर्सन का जन्म होता है, ठीक है। एट टाइम्स इवन किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज। और आपने देखा है, भारत देश में भी देखा है, इजराइल में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सरकारें नहीं मार रही है, सिर्फ सरकार जिनको संरक्षण दे के रखी है वो मार रही है, लोगों की हत्याएं करते हैं, किलिंग करते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में होते हैं। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज। जो मेजोरिटी होते हैं could quite easily prevent minorities from practicing their religion। यहां तक कि जो मेजोरिटी ग्रुप होते हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप को उनके रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने से रोक देते हैं, उनके खाने पीने की जो आजादी है उसको रोक देते हैं, उनके पहनने की आजादी को रोक देते हैं। आपने देखा है, अक्सर तो वीडियो आपको सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, किसी के दुकान पे कोई नाम लिखा हुआ है, बाबा उस नाम को हटा देते हैं। ये सारी चीजें कोई रिलीजियस ग्रुप जो है करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि स्टेट का उनको छत्रछाया मिला हुआ होता है, इस वजह से।
ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, अगर किसी प्रकार से किसी भी एक ग्रुप का डोमिनेशन किसी दूसरे ग्रुप पे है, तो ऐसे डोमिनेशन जो रिलीजन के आधार पर है वो वायलेट करता है दूसरे की फंडामेंटल राइट को। और वायलेट करने का मतलब है कि आप एक लोकतांत्रिक समाज को खराब कर रहे हैं, लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं। दैट गारंटी करता है कि हर एक इंसान के पास, चाहे वो किसी धर्म से हो, उनको ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है और उस मौलिक अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइज लोग कर सके, ये होना चाहिए। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी की टायरनी होती है, एंड द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन रिजल्ट इन वन रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट। ये एक कारण है कि अगर कोई मेजोरिटी ग्रुप की जो टायरनी है उससे अगर माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों को मिलने वाले अधिकार का हनन होता है, कोएर्सन होता है, तो उससे बचाने के लिए सेकुलरिज्म जरूरी है, यानी स्टेट और रिलीजन दोनों का सेपरेट रहना जरूरी है। और शायद मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स होंगे वो आप भी ऐसा ही भारत के सपने देखते हैं और ऐसा ही भारत चाहते हैं जहां पे हर एक आदमी के फंडामेंटल राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और एनीथिंग मेंटेन रहे। क्लियर है? दूसरा रीजन क्या है सेपरेट करने का, कि स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए, यानी सेकुलरिज्म को फॉलो करने का दूसरा रीजन क्या है? वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। हर एक आदमी के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे अपने रिलीजन से बाहर भी आ सकता है और दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट भी कर सकता है। Embrace other religion और have the freedom to interpret, और इसके अलावा वो अपने ही धर्म में रह करके अपने धर्म को इंटरप्रेट भी कर सकता है डिफरेंटली। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इसको अच्छे से समझने के लिए जरूरी है अनटचेबिलिटी को समझना। मान लेते हैं कि आप एक हिंदू धर्म में है और हिंदू धर्म में ही कास्ट का सिस्टम है, तो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले ये समझते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो सो कॉल्ड वो लोअर कास्ट है। ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, अस्पृश्यता को प्रैक्टिस करते थे, आज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक मेजोरिटी ग्रुप, एक ही धर्म के अंदर एक मेजोरिटी ग्रुप उसी धर्म को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि जो बाकी के लोग हैं वो लोअर कास्ट है और हम अपर कास्ट है। इस तरीके से वो क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आई बात समझ? ठीक है, चाहे कोई कितना भी डिसलाइक करे प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म, देयरफॉर यू वांट टू ट्राई टू रिफॉर्म इट, तो आप क्या चाहेंगे, ये सुधार हो। इफ स्टेट पावर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज, अगर स्टेट की पावर ऐसे हिंदूज के पास है जो इस तरीके की छुआछूत के प्रैक्टिस और किसी भी अन्य प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उनकी मानसिकता अगर वैसी है, महिलाओं के प्रति मानसिकता वैसी हो, किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के प्रति मानसिकता ऐसी हो, तो आपको भी पता है कि वो क्या करेंगे, who support untouchability, discrimination or anything, तो आपको भी पता है कि क्या होगा। इवन इफ यू आर द पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के अगर आप हिस्सेदार भी हैं, यू माइट फेस लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। हो सकता है कि आपको अच्छा ना भी लग रहा हो, बहुत लोगों को घर में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि डोमिनेंट ग्रुप की यही आइडियोलॉजी है, तो वो उसको क्या करेंगे, इंपोज। क्यों कर पा रहे हैं इंपोज? क्योंकि उन्हें राज्य का संरक्षण मिला हुआ है। तो एक धर्म के अंदर भी अगर एक स्टेट साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक व्यक्ति उसी धर्म के अंदर रहते हुए एक व्यक्ति को अपने धर्म को अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की या उस धर्म से बाहर जाने की आजादी उनकी कर्टेल हो जाती है, जो संविधान उनको देता है। यह भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेट का रिलीजन से अलग होना जरूरी है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? तो हमने दो रीजन तो देख लिया कि भैया क्यों जरूरी है इंडियन सेक्युलरिज्म को अलग रखना। तो मेंस के लिए आपको पता है कि इतना आप लिख सकते हैं आराम से। अब बात समझते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। सो सेक्युलरिज्म तो एक कॉमन वर्ड है, वो अलग अलग देश भी इसको फॉलो करते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में भारतीय राज्य कैसा होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा, सेक्युलर होगा, ये लिख दिया गया है। और ये कब लिखा गया है? ये लिखा गया है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। सरकार अपने ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। पहली चीज कि इंडिया के केस में जो सेक्युलरिज्म है उसका अर्थ यह है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए, एक ही धर्म में रह करके अन्य सदस्य चाहे किसी भी रिलीजन के नाम से, क्लास के नाम से, किसी भी नाम से उनको ना दबाए। ये भी ना दबाए कि आप अपने धर्म से बाहर निकल सकते। मान लेते हैं कि एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है,
वो नहीं चाहता है भाई कि बुर्का पहनना वहां की लड़की नहीं चाहती है। हो सकता है कि एक सिख व्यक्ति है और वो चाह रहा है कि हम बाल नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि हमें एक ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहां पे बाल दाढ़ी को कटाना है। तो वो पर्टिकुलर धर्म के अंदर जो मेजोरिटी डोमिनेंट ग्रुप है वो उन्हें ये मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये उनका रिलीजियस बिलीफ है, उनकी फ्रीडम है कि वो चाहे धर्म की कोई भी पर्टिकुलर रीति रिवाज है उसको जिस तरीके से वो फॉलो करना चाहता है कर सकता है। हो सकता है कि वो धर्म को छोड़ना ही चाहता है तो वो छोड़ सकता है, कोई डोमिनेंट ग्रुप उसको मजबूर नहीं करेगा कि तुम छोड़ोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और राज्य जो है स्टेट वो ना ही लोगों पे किसी और धर्म को थोपेगा, जैसे E20 थोप दिया जा रहा है लोगों पे, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, और ना ही जिस तरीके से लोगों की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीनने का काम करेगा। तो स्टेट हैज नो राइट टू इंपोज एनीथिंग ऑन द पीपल ऑफ दिस कंट्री विदाउट देयर कंसेंट। समझ रहे? एक बार थोप करके देख लिया है, भारत के नौजवानों ने सरकार को जवाब दे भी दिया है, और अब शायद हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार E20 थोप रही है, धर्म के नाम पे चीजों को थोप रही है, अपने जो तानाशाही है वो लोगों पे थोप रही है, हो सकता है आने वाले समय में उन्हें इनसे बचना चाहिए। क्योंकि अगर अब कुछ भी थोपा गया या जो चीजें थोपी जा रही है और उसको वापस नहीं लिया गया तो शायद भारत एक नया जनसैलाब देख सकता है। क्योंकि इस तरीके की चीजें ना तो संविधान उनको अलाउ करता है स्टेट को, और ना ही कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेशन किसी भी सरकार को अलाउ करता है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरीके से काम करता है। पहला तरीका तो यह है कि वो खुद को धर्म से दूर रखे। वो अलग बात है कि खुद राज्य धर्म को दूर रखना तो छोड़ो, सामने आ जाते हैं क्योंकि मंदिरों के उद्घाटन करना, चीजें करना, ये करना, वो करना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें जो धर्म के नाम पे होते हैं। प्रदेश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के पोलराइजेशन की बातें करते हैं, कलर से कपड़े पहचानने की बातें करते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि देश का जो मुखिया है वो खुद स्टेट का पार्ट होकर के धर्म को प्रेफरेंस देने की बात करते हैं और एक दूसरे धर्म को एक दूसरे से दूर करने की बात करते हैं। कई तरीके। तो अब यहां तो आप है कि धर्म को दूर रखना चाहिए, तो आजकल के इंडिया में इसको और मर्ज कर दिया गया है। भारत राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देगा, यह भी होना चाहिए। ठीक है, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, या स्टेट मतलब वो सभी संस्थान जो राज्य या भारत सरकार या राज्य के सरकारों के अधीन आते हैं। ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है राज्यों से। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर इस तरीके से, जहां पे आपको डाइवर्सिटी को समझाया गया। एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट को खुद को दूर रखना चाहिए। एक बार की बात है, कुछ बच्चे हैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते थे। एनसीईआरटी ने फेस्टिवल का नाम नहीं लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लिखना भी नहीं चाहिए। एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहते हैं कि सर एक रिलीजियस फेस्टिवल है अगले महीने, हम लोग कभी भी इसको स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किए तो हम चाहते हैं कि इसको स्कूल में सेलिब्रेट करें। और हो सकता है कि वो फेस्टिवल जो है किसी एक रिलीजन से संबंधित है। ठीक है, सो गवर्नमेंट स्कूल में सीमापुर में स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। अब टीचर के पास ये प्रस्ताव रखा जाता है तो टीचर कहता है आई एम अफ्रेड दैट, मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है रेखा, ये एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल एक स्टेट का पार्ट होता है। सो वी कैन नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हम किसी भी एक धर्म के को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, एक धर्म के रीति रिवाजों को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, एक धर्म से जुड़े हुए फेस्टिवल्स को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, प्राइवेट स्कूल शायद ऐसा कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन स्कूल प्रीमाइसेस। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडे है, और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो पब्लिक हॉलीडे है, तो छुट्टी होते हैं जिससे आप उसे अपने स्कूल के इतर कहीं और जाकर के सेलिब्रेट करें। इसका अर्थ यह है कि स्कूल में आकर के सेलिब्रेट ना करें। बच्चा बोलता है आई नेवर थॉट ऑफ दिस, हम तो कभी इस तरीके से नहीं सोचे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकेलिटी में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, in the above storyboard the celebration of religious festival within the school would have a violation of the government policy of treating all religion equally। अगर स्कूल किसी एक रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है तो स्कूल कंपेल करेगा, मजबूर हो जाएगा कि उसे सब धर्म के रिलीजन के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है, जो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और किसी एक धर्म के रिलीजन को, एक धर्म के फेस्टिवल को फॉलो किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो जो स्टेट की जो पॉलिसी है कि खुद को दूर रखना, डिस्टेंस रखना रिलीजन से, वो फॉलो नहीं होगा। आई बात समझ? ठीक है, इसीलिए चाहे वो कोई भी मॉर्निंग का प्रेयर हो, चीजें हो, सेलिब्रेशन हो, उन सब चीजों में किसी धर्म की चीजें अप्लाइड नहीं होती है।
द सेकेंड वे इन विच, अब दूसरा क्या तरीका है, सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क। पहला चीज तो है कि स्टेट को दूर रखना है, उससे हम इंडिया की सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा है कि स्टेट कुछ इंटरफेयर ही ना करे। सेक्युलरिज्म का अर्थ है कि किसी भी धर्म के मामलों में इंटरफेयर ना करे। अब देखिए, ये एक एग्जांपल से इस चीज को समझाया जा रहा है। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु रिसेंटली बॉट स्कूटर आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर। अब ये एक सिख है और ये एक नॉर्मल कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है। वो कहता है कि भैया तुम हेलमेट पहन लो नहीं तो फाइन हो जाएगा। ये कहता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमारे धर्म को सरकार के द्वारा ये छूट दी गई है कि हम हेलमेट नहीं पहन सकते हैं क्योंकि हम सिख हैं, हमने पगड़ी पहन रखी है। फॉर सिख वियरिंग पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। पगड़ी पहनना हमारे धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, यानी गवर्नमेंट को रिलीजन से दूर रखना है और इंटरफेयर नहीं करना है। दूर तो रहना ही है, इंटरफेयर भी नहीं करना है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत इज अ सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। This is because Indian state recognizes that wearing a pagadi is central to the Sikh religious practice. ये recognize करती है। In order not to interfere with this, allow an exception. तो interfere नहीं करने की वजह से खुद को क्या करती है, distance रखती है कुछ धर्म के धार्मिक चीजों के, जो भी लोगों की धार्मिक चीजें हैं उससे खुद को दूर रखती है। तीसरा तरीका क्या है, in which Indian secularism work to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. और तीसरा तरीका, एक तो कुछ चीजों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और कुछ चीजों में हम इंटरफेयर करेंगे जिससे हम सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज अ गुड एग्जांपल वेयर द मेंबर ऑफ, यहां पे आप देख रहे हैं, सेम रिलीजन अपर कास्ट डोमिनेट द अदर मेंबर को डोमिनेट करते हैं। तो जब एक अपर कास्ट अब एक ही रिलीजन के अंदर रिलीजन के नाम पे ही, धर्म के नाम पे ही दूसरे को डोमिनेट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और इंटरफेयर करके कानून बनाने पड़ेंगे। कानून बना करके अनटचेबिलिटी को खत्म करना होगा। या फिर कोई पुरुष है महिलाओं के साथ कर रहा है तो उसमें हमें क्या करना होगा, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो खैर अभी हम रिलीजन पढ़ रहे हैं, तो रिलीजन के केस में इंटरफेरेंस किया जा सकता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन, जो धर्म के नाम पर एक्सक्लूजन होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है, दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी करता है आर्टिकल 17 के तहत, आपने पढ़ रखा है। द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन, रिलीजन में इंटरवेयर किया जाता है कि दिस इज इनह्यूमन, ये क्या है, इनह्यूमन है, यानी इंसानियत के खिलाफ है। तो जो चीज इंसानियत के खिलाफ है वहां पे कोर्ट्स और स्टेट्स दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं, इंसानियत को सेंटर में रख करके रिलीजन को ये कर सकते हैं। क्योंकि रिलीजन के नाम पे आपने सबरीमाला का केस देखा है कि महिलाओं को वहां पे एंट्री नहीं मिलती है रिलीजन के नाम पर। तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती है वो इंडियन सेकुलरिज्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म ये कहती है कि स्टेट को ऐसी सिचुएशन में इंटरफेयर करके महिलाओं के जो अधिकार है उसे धर्म के नाम पर छीना नहीं जा सकता। आई बात समझ? ठीक है, इन दिस स्टेट इज इंटरवेनिंग इन ऑर्डर टू एंड द सोशल प्रैक्टिस, एक ऐसा है दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड करता है एंड दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द लोअर कास्ट हु आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि वो सिटीजन है, उनको अधिकार दिया हुआ है, तो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को भी रिलीजन में इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस, जैसे मान लेते हैं इक्वल इनहेरिटेंस है, लड़का को भी उतना ही इनहेरिटेंस मिले, लड़की को भी मिले, लेकिन धर्म ये कहता है कि नहीं, सिर्फ लड़के को ही सारा संपत्ति माता पिता का मिलना चाहिए। तो ऐसे चीजों में स्टेट इंटरवीन करेगा, इंटरवीन करके इक्वली दोनों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएगा। तो ऐसे रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज जो होते हैं कम्युनिटीज को, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट इंटरवीन करता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम करता है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। इंटरवेंशन सिर्फ कानून बना के नहीं हो सकता है, सपोर्ट करके भी हो सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू द रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज को आर्टिकल आपको पता है 29 एंड आर्टिकल 30 के तहत कुछ जो माइनॉरिटीज रिलीजियस ग्रुप है, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है या फिर वो धर्म के नाम आधार पर अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक समुदायों को अपने समुदाय के उत्थान के लिए कुछ क्या कर सकते हैं, चीजें इस्टेब्लिशमेंट यानी स्कूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसी संस्थाएं इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओन स्कूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड, सरकारें क्या करती है, उनको फाइनेंशियल एड भी देती है जिससे वो क्या कर सके, देश में रहने वाले माइनॉरिटीज को
प्रेफरेंस दे सके। तो ये सेकुलरिज्म का वायलेशन नहीं होता है, जबकि ये सभी धर्मों को समान ले जाने के लिए एक इंटरवेंशन होता है। इन व्हाट वेज द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्री? दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री से हमारा कैसे अलग है? अमेरिका का एग्जांपल लिया गया। अमेरिका में क्या कहा जा रहा है? रिस्पेक्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, पहला अमेंडमेंट होता है। पहला अमेंडमेंट हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अमेरिका के संविधान में पहला संशोधन होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट, और पहला अमेंडमेंट प्रोहिबिट कर देता है किसको? पार्लियामेंट को, यानी अमेरिका के जो सीनेट है या कांग्रेस है उसको बैन कर देता है कि वो कभी भी किसी भी अपने देश को किसी रिलीजन से एफिलिएट नहीं कर सकता। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन के एस्टैब्लिशमेंट से उनको रोकता है, यानी सरकार कभी भी किसी भी रिलीजन की एस्टैब्लिशमेंट, चाहे मंदिर बनाना हो, चर्च बनाना हो, इन सभी चीजों से रोक देता है, तो प्रोहिबिट कर देता है। ठीक है। और प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और ये भी बैन करता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन है तो उसको भी प्रोहिबिट करने का काम करता है। व्हाट इज दिस मीन बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट? इज दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन। सरकारें या पार्लियामेंट कभी भी अपने देश को किसी धर्म का देश नहीं बता सकता है, उसे अपने देश में किसी पर्टिकुलर राष्ट्र से, किसी रिलीजन से नहीं जोड़ सकता। कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। कोई अमेरिका को किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं जाना जाएगा, और कभी भी पार्लियामेंट अमेरिका को किसी एक समुदाय का देश नहीं बता सकता है। नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और कभी भी किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देगा। सो इंडिया के केस में क्या है? प्रेफरेंस दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रिलीजियस माइनॉरिटीज को दिया जाता है, जो अल्पसंख्यक के धर्म के नाम पे, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, मुस्लिम हो गए, इनको दिया जाता है प्रेफरेंस। अमेरिका में ऐसा नहीं है। फ्रांस में तो ऐसा है कि आप अपने रिलीजन को अपने प्राइवेट स्पेस पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाहर के जगहों पे ना मंदिरें होंगी, ना चीजें होंगी, रोड पे कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे आप रिलीजियस सिंबल्स को लेकर के बाहर नहीं जा सकते। तो फ्रांस का एग्जांपल भी इस तरीके से आपको दिया जाता है। ठीक है। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द यूएस from the dominant understanding of secularism is practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation of between religion and the state, American secularism में क्या है? एकदम strict separation है। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट इंटरफेयर भी करता है, इंटरवीन भी करता है रिलीजियस अफेयर पे। आपने देख रखा है, चाहे वो प्रेफरेंस देने के नाम पे हो या फिर एक रिलीजन किसी को डोमिनेट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी इंटरफेयर करता है, और कभी कभी वो खुद को इंटरफेयर भी नहीं करता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय निरपेक्षता में धर्म, राज्य जो है धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांत क्या है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इंसानियत पर आधारित है। किस पे आधारित है? समानता पे आधारित है, इक्वालिटी पर आधारित है, कि धर्म के नाम पे किसी महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के नाम पर किसी जात से भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं की जाएगी जिससे किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। आपने देख लिया किस तरीके से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। भारत, आपको पता है कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। संविधान में है, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि छुआछूत प्रैक्टिस किया जाता है, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर ही आज भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ रखा है। ये सारी चीजें होती है। तो संविधान में जो बातें लिखी गई है, लोकतांत्रिक वैल्यू जो है और ह्यूमैनिटी की जो वैल्यू है, इंसानियत की जो वैल्यू है, इसको सही मायने में अप्लाई करने के लिए आपको, हमको, इस देश के सभी लोगों को एक इंसान बन करके इंसानियत के मायने में समानता को बढ़ाना होगा। किसी को दबाना नहीं होगा, किसी को धर्म के नाम पर उसे बांधना नहीं होगा, उनको स्वतंत्र रखना होगा। तभी हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश, एक मजबूत देश और एक सुपर पावर या विश्व गुरु बन सकता है। धर्म के नाम पर विभाजित करके, लोगों को दबाकर, उनके अधिकारों को छीनकर, उनकी बोलतियां बंद करके भारत विश्व गुरु तो छोड़िए, विश्व के ना जाने कितने पायदान नीचे जो है पाताल में, वहां जाने की कगार में है। जो आज की युवा ये इस बात को समझती है, जेनजी
इस बात को काफी अच्छे से समझती है, क्योंकि जेन जी के लिए सब रिलीजन ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। उनके लिए इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें, फ्रीडम, आजादी, ये सब चीजें मायने रखती है और यही मायने रखनी भी चाहिए। हम जिस मिलेनियल जनरेशन के लोग हैं, हमसे कहीं बेहतर हमारे जेनजीज हैं, ठीक है। और अल्फा जो होंगे हमारे जनरेशन के, वो हम लोगों से कहीं अधिक बेहतर होंगे, क्योंकि हमारे मिलेनियन जनरेशन और हमारे से ऊपर के जो जनरेशन है उनके दिमाग में बहुत तरीके के प्रिजुडिसेस और स्टीरियोटाइप इतने भरे हुए हैं कि बहुत कम ही लोग हैं इस मिलेनियन ग्रुप्स में जो इन सब चीजों से ऊपर उठ पाए हैं। और जब तक लोग नहीं उठेंगे, भारत एक अच्छा देश और एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं बन पाएगा। इस बात की जानकारी है। यहाँ पे आपको फ्रांस का एग्जांपल दिया है कि फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज इस्लामिक हेड स्कार्फ, ये सब चीज बंद कर दिया गया है। और आप देखते, ठीक है, फ्रांस का एग्जांपल लिया गया है, तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में यहाँ लिख सकते हैं, चिन्हों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून को काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को यानी माइग्रेंट्स को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा मिला हुआ था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती है, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। जैसा आप देखते हैं कि भारत में भी हिजाब पहनने का जो मुद्दा है, इन सब चीजों को उठाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफी अलग है, अलग होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो डाइवर्सिटी को, विविधता को करती है। फ्रांस कर सकती है ऐसा, क्योंकि फ्रांस में रिलीजन जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कम है। अमेरिका में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कम है, सिर्फ धर्म के ना एक छोटी मोटी डाइवर्सिटी है। लेकिन इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत विविधता है, संस्कृति के आधार पर। इवन नॉर्थ के हिंदू साउथ के हिंदू में फर्क हो जाता है, जहाँ नॉर्थ के हिंदू जो है किसी अच्छे त्योहारों में काले धागे का या काले बने हुए कपड़े का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वहीं साउथ जाइएगा तो वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो काला पहनते हैं। वहाँ जो लोग हैं वो काला पहनते हैं। उनके लिए तो सब जगहों का एक कल्चर डिफरेंट है। तो हमारे भारत देश में कल्चर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीजों को प्रोटेक्ट रखने के लिए भारत का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग होना ही चाहिए। लेकिन सवाल बस इतना है कि इंडिया की जो सेकुलरिज्म है उसको सही मायने में एक लोकतांत्रिक देश बनाए रखने के लिए भारत को कितना प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिस पे आप चिंतन मनन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। और यहाँ पे क्वेश्चन है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर में बहुत कुछ पता चला होगा। तो जो बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या अब हम उसे टैकल करने की पोजिशनिंग पे हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो सेकुलरिज्म का अर्थ था। सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट इज अगेंस्ट ऑल रिलीजन, नहीं। स्टेट एक्सेप्ट ओनली वन रिलीजन, नहीं। स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, तो सी आंसर हो जाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के कॉन्सेप्ट में सेकुलरिज्म का अर्थ क्या? एंटी रिलीजन नहीं, प्रो रिलीजन नहीं, इररिलीजियस, बिल्कुल सही, नीदर प्रो रिलीजन नॉर एंटी रिलीजन, ठीक है। इररिलीजियस, बिल्कुल, इररिलीजियस का मतलब है इंप्लाइज स्टेट इज नीदर प्रो रिलीजन नॉर एंटी रिलीजन, ना ही किसी के रिलीजन के साथ होना है, ना ही उनके अगेंस्ट होना है। ये भी एक तरीके से होता है, इररिलीजियस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। धर्म रहित, हाँ ये आंसर होगा, बिल्कुल धर्म रहित ही होना है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। जो बाकी बचे हुए थे, जहां से एनसीईआरटी में सेकुलरिज्म के मायने समझाए गए हैं, सेकुलरिज्म क्यों जरूरी है इसको भी बताया गया है, इंडिया का सेकुलरिज्म में किन किन चीजों की बातें करी गई है वो भी समझाया गया है, किस तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है जो लोगों को आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। और यहाँ तक कि जो माइनॉरिटीज है भारत में, अल्पसंख्यक, उन लोगों को, अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने का अधिकार भारत का संविधान देता है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत, जिसके बारे में हम इंडियन पॉलिटी में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है, जिससे हम डाइवर्सिटी की जो थीम है उसको कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी एनर्जेटिक और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी लोग अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो वो आप एनलाइटेंड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस को, क्लासेस को देख सकते हैं और अपने लोगों, अपने दोस्तों के साथ और अपने साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।